जी, अब आवाज आ रही है। अच्छा जी, तो आज के ट्रांजैक्शन में हम जनरल एंट्रीज बनाना सीखेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 14 में आपके सामने लिखा हुआ है, रिसीव कैश फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर। यहाँ पे हम बीइंग ए बिजनेस कैश रिसीव कर रहे हैं क्रेडिट कस्टमर से। क्रेडिट कस्टमर का मतलब होता है वो कस्टमर जिसको ऑलरेडी हम अपनी प्रोडक्ट, चाहे वो फिजिकल गुड्स की शक्ल में हो, चाहे वो सर्विसेज की शक्ल में हो, जिसको हम अपनी प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल कर चुके होते हैं और हमें उनसे पैसे लेने होते हैं, जिसको हम कहते हैं अकाउंटिंग की लैंग्वेज में अकाउंट्स रिसीवेबल। तो क्रेडिट कस्टमर मींस अकाउंट्स रिसीवेबल के बदले हमें कैश रिसीव हो गया। अब इस ट्रांजैक्शन की आपने जनरल जर्नल में एंट्री बनानी है। एंट्री बनाने से पहले आपने इस ट्रांजैक्शन को अच्छी तरह एनालाइज करना है, इसका एनालिसिस करना है कि हो क्या रहा है इसमें। कौन सा टाइटल ऑफ अकाउंट इंक्रीज हो रहा है या फिर कौन सा टाइटल ऑफ अकाउंट डिक्रीज हो रहा है। तो अगर हम गौर करें, हमें कैश मिल रहा है जो कि हमारा एसेट है, और जो चीज़ एसेट हमारे पास आ रही है वो इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट। इसी तरह ये पैसे हमें किसने दिए हैं? क्रेडिट कस्टमर ने दिए हैं, अकाउंट रिसीवेबल के बदले मिले हैं। अकाउंट रिसीवेबल भी हमारा एसेट है, और ये हमने डिस्कस किया था अकाउंटिंग इक्वेशन में और उसके बाद भी, कि जब हम किसी कस्टमर को उधार पे कोई चीज़ सेल करते हैं, बेचते हैं, तो हमारा एसेट यानी अकाउंट्स रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा होता है। और जब कस्टमर हमें पैसे दे दे, तो हमने जो पैसे लेने थे यानी जो अकाउंट्स रिसीवेबल था वो ख़त्म हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही काम हो रहा है, कैश हमारे पास इंक्रीज हो रहा है और कस्टमर से जो लेने वाले पैसे थे वो डिक्रीज हो रहे हैं। तो जो एसेट इंक्रीज होगा उसको डेबिट करेंगे और जो एसेट डिक्रीज होगा उसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ये अकाउंटिंग का रूल है। ठीक है। तो हम जब जनरल जर्नल में इसकी एंट्री बनाएंगे, ये हमने डिसाइड कर लिया कि डेबिट साइड पर कैश को आना चाहिए, तो हम गए और जनरल जर्नल में डेबिट की जगह पर लाइन के साथ मिला के हमने कैश लिख दिया। और उसके बाद हमने एनालिसिस में डिसाइड किया था कि क्रेडिट होना चाहिए अकाउंट्स रिसीवेबल को, तो हम क्रेडिट की जगह पर गए और हमने क्रेडिट की जगह पे लाइन से इंडेंट करके एक अकाउंट रिसीवेबल का टाइटल यहाँ पे लिख दिया। अब कैश के आगे हमने डेबिट पे लिखा 12,000 रुपया और अकाउंट रिसीवेबल के आगे हमने क्रेडिट पे लिखे 12,000 रुपये। एंट्री हमारी बन गई। अब इसकी जो नरेशन है, जो एक्सप्लेनेशन बिलो द एंट्री है, उसमें हम लिखेंगे नरेशन में कि हुआ क्या था। तो रिकॉर्ड, हमने क्या रिकॉर्ड किया इस एंट्री के जरिए? तो रिकॉर्ड कलेक्शन ऑफ द कैश फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, उधार के कस्टमर से हमने कैश को रिसीव करने को रिकॉर्ड किया है। यहाँ तक समझ में आ रही है बात? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा जी, आगे चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 15, मार्च 3, रिसीव चेक फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर 10,000 which was deposited into the bank on March 10। अब आप देखें, मार्च की 3 तारीख को आपको चेक मिला। कहाँ से चेक मिला? क्रेडिट कस्टमर की तरफ से चेक मिला। अब इस पे तरफ एक चीज हम सीखेंगे। वो चीज, वो स्पेशल पॉइंट क्या है इस क्वेश्चन में कि हमें चेक मिला मार्च 3 को, 3 मार्च को चेक मिला क्रेडिट कस्टमर से। लेकिन उस चेक को फिर हमने एक हफ्ते के बाद यानी 10 तारीख को बैंक में जमा किया।
तो ये बात जहन में रखिएगा कि जो चेक बैंक में डिपॉजिट ना हो, जो चेक हमारे नाम पे लिखा गया हो लेकिन किसी वजह से हमने उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, तो उसको भी अकाउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में हम कैश काउंट करते हैं। कैश की डेफिनेशन में अनडिपॉजिटेड चेक्स भी शामिल होते हैं। कैश का मतलब तीन बेसिक चीजें होती हैं। नंबर वन, कैश जो करेंसी नोट्स और कोइंस की शक्ल में होता है, और नंबर टू, अनडिपॉजिटेड चेक को भी हम कैश काउंट करते हैं। तो जब हम इसका एनालिसिस करेंगे, ये बात डेट्स पे फोकस कीजिएगा। डेट क्या है? मार्च की 3 को आपने इस चेक को रिसीव किया और बाद में एक हफ्ते के बाद जमा किया, तो मार्च के 3 को हम इसको बैंक का टाइटल नहीं देंगे, क्योंकि ये चेक बैंक में जमा ही नहीं हुआ, बैंक बैलेंस तो हमारा इंक्रीज ही नहीं हुआ। तो मार्च के 3 को ये चेक हमने रिसीव किया है, तो हम इसको कैश के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? कैश। हालांकि मिला चेक है, लेकिन चूंकि ये चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ, तो ये कैश ही कहलाएगा। कैश हमारा एसेट, मिला हमें, इंक्रीज हुआ, वो डेबिट हो जाएगा। और कस्टमर से जो पैसे लेने थे, अकाउंट्स रिसीवेबल जो हमारा था, वो हमारा एसेट था, वो मिल गया। अकाउंट रिसीवेबल, जब पैसे मिल गए तो अब आपने कस्टमर से कुछ लेना नहीं है, यानी आपका अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज हो गया। अब क्या हुआ कि जो एसेट इंक्रीज हो रहा है उसको डेबिट करना है, और जो एसेट डिक्रीज हो रहा है उसको क्रेडिट करना है। ये तो थी मार्च 3 की स्टोरी, जब हमने कस्टमर से चेक रिसीव करके अपने पास लॉकर में या ड्रॉवर में रख दिया ऑफिस के अंदर। अब एक हफ्ते बाद जब उस चेक को बैंक में जमा कराएंगे, तो अब आप क्या एज्यूम करेंगे कि वो जो हमारे पास कैश हमने कस्टमर से रिसीव किया था, वो हमने बैंक में जमा करा दिया। तो हम एक दूसरी एंट्री बनाएंगे जिसमें हम उस कैश को एज अ बैंक डिपॉजिट शो करेंगे। अब मार्च की 10 को ट्रांजेक्शन क्या करोगे? डिपॉजिटेड कैश इनटू द बैंक रिसीव्ड मार्च 10। तो मार्च की 3 तारीख को जो चेक आपने रिसीव किया था, वो चेक अब आपने मार्च की 10 तारीख को बैंक में जमा करा दिया। अब इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा और जो कैश इन हैंड था वो डिक्रीज हो जाएगा। बैंक हमारा एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, उसको हमने डेबिट करना है। और हमारे पास इन हैंड जो कैश था, वो टेक्निकली चेक ही था, लेकिन चूंकि अनडिपॉजिट था तो हमने उसको कैश ट्रीट किया था। तो हम एक और एंट्री बना रहे हैं कि बैंक को हम इंक्रीज कर रहे हैं और कैश को हम क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं। दोनों हमारे एसेट हैं, जो एसेट इंक्रीज हुआ उसको डेबिट करना है, जो एसेट डिक्रीज हुआ उसको हमने क्रेडिट करना है। बात समझ में आ गई कि यहाँ पे दो एंट्रीज बनेगी। एक एंट्री कब बनेगी? जब हम उस चेक को रिसीव करेंगे उस दिन अलग एंट्री बनेगी, और दूसरी एंट्री कब बनेगी? जब उस चेक को हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो एक अलग एंट्री बनेगी। चेक को रिसीव करते वक्त कैश के तौर पे लिया जाएगा, और चेक को बैंक में डिपॉजिट करते वक्त बैंक बैलेंस के तौर पे लिया जाएगा। हाँ, अगर ऐसा हो कि वो चेक हम 3 तारीख को रिसीव करें और 3 तारीख को ही बैंक में जमा करा दें, तो फिर हम उसको कैश के तौर पे ट्रीट नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली उसको बैंक बैलेंस के तौर पे ट्रीट करेंगे। तो हम बैंक और अकाउंट रिसीवेबल के इम्पैक्ट को लेके चलेंगे, इन केस के जिस तारीख को आपको चेक मिला उसी तारीख को आपने बैंक में जमा करवा दिए हो। आगे चलते हैं। ये आपके सामने एंट्री बनी हुई, पहली एंट्री मार्च 3 को बनी है। मार्च 3 को क्या एंट्री बनी है कि कैश हमें मिला, हालांकि वो चेक था। ठीक है। इसको यहाँ पे टेक्निकली चेक ही लिखना चाहिए। तो रिकॉर्ड कलेक्शन ऑफ चेक फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर। अब हमें कस्टमर से चेक मिला, वो हमने बाद में बैंक में जमा करा दिया। तो जिस दिन हमने बैंक में जमा कराया, मार्च के 10, बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ और कैश हमारा क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। तो पहली तारीख में पहली एंट्री के अंदर कैश डेबिट हुआ, दूसरी के अंदर कैश क्रेडिट हुआ, कैश का इम्पैक्ट कैंसिल हो गया। एक्चुअल एंट्री बनी क्या कि बैंक में आपके पैसे बन गए, इंक्रीज हो गए, और अकाउंट रिसीवेबल आपका डिक्रीज हो गया। जी बेटा, यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम एक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं मर्चेंडाइज के हवाले से।
अब तक हमने चीज़ों एसेट्स को परचेज करना सीखा। अगर हम फर्नीचर परचेज करते हैं, फर्नीचर के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। अगर हम मर्चेंडाइज पर सॉरी इक्विपमेंट परचेज करते हैं, इक्विपमेंट के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। लैंड परचेज करेंगे तो लैंड के टाइटल ऑफ अकाउंट से रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज ये एसेट्स हमारे अपने यूज के लिए हैं। तो जो एसेट्स हमारे अपने यूज के लिए होते हैं उनको हम उन्हीं के नामों से रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जो एसेट्स को हम खुद यूज नहीं करते बल्कि दूसरों को बेचते हैं, तो हम उनको उसके टाइटल ऑफ अकाउंट से रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ऐसी चीज़ें जो हम खरीदते हैं इस नीयत से कि दूसरों को बेचेंगे, उन चीज़ों को हम कहते हैं मर्चेंडाइज या गुड्स। ये चीज़ हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर भी सीखी थी। अब यहाँ ज़रा सा डिफरेंस आएगा। वो डिफरेंस क्या आएगा? टाइटल ऑफ अकाउंट में आएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने देखा था कि जब हम मर्चेंडाइज परचेज करते थे तो उसको मर्चेंडाइज के नाम से ही रिकॉर्ड करते थे। ठीक है, मर्चेंडाइज बेचते थे तो मर्चेंडाइज वाले कॉलम में से उसको माइनस कर देते थे। यहाँ जनरल जर्नल में जरा सा डिफरेंस आएगा, और वो डिफरेंस आएगा टाइटल ऑफ अकाउंट में। ठीक है, टाइटल ऑफ अकाउंट, अब हम जब मर्चेंडाइज खरीदेंगे तो उसको मर्चेंडाइज के नाम से रिकॉर्ड नहीं करेंगे, या जब मर्चेंडाइज सेल करेंगे बेचेंगे तो उसको मर्चेंडाइज के नाम से रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मर्चेंडाइज का टाइटल परचेज करते वक्त क्या होगा? मर्चेंडाइज जब परचेज करेंगे, ट्रांजैक्शन आपके सामने आ रही है, इलस्ट्रेशन नंबर 16 परचेज मर्चेंडाइज या गुड्स फॉर कैश 25। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मर्चेंडाइज हमने खरीदी है तो उसका जो टाइटल ऑफ अकाउंट जनरल जर्नल में हम रखेंगे वो परचेजेस रखेंगे। ठीक है, हमने फर्नीचर की परचेज को परचेजेस नहीं कहा, क्योंकि फर्नीचर हम खुद यूज कर रहे हैं। हमने इक्विपमेंट की परचेज को परचेजेस नहीं कहा, बिकॉज इक्विपमेंट हम खुद यूज कर रहे हैं। हमने लैंड की परचेज को परचेजेस नहीं किया, बिकॉज लैंड हम लैंड को खुद यूज कर रहे हैं। हमने बिल्डिंग की परचेज को परचेज नहीं कहा, बिकॉज हम बिल्डिंग खुद यूज कर रहे हैं। लेकिन हम मर्चेंडाइज की परचेजेस को परचेजेस का टाइटल देंगे, बिकॉज इसका मकसद खुद इस्तेमाल करना नहीं है। मर्चेंडाइज को हम बेचते हैं, सेल करते हैं। तो जो चीज बेचने के इरादे से खरीदी जाए उसको हम मर्चेंडाइज कहते हैं। खरीदते वक्त उसका टाइटल ऑफ अकाउंट परचेजेस होगा, और बेचते वक्त उसका टाइटल ऑफ अकाउंट सेल्स होगा। अब ये एक नया कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जनरल जनरल के हवाले से, जो हम इस ट्रांजेक्शन में सीख रहे हैं। परचेज ऑफ मर्चेंडाइज जब भी करेंगे तो उसका टाइटल ऑफ अकाउंट क्या रखा जाएगा? परचेजेस रखा जाएगा। ये बात तो तय हो गई। अब परचेजेस की जो नेचर है वो एक्सपेंस की होती है, ठीक है ना। परचेज ऑफ मर्चेंडाइज जब हम करेंगे, बहुत सारा सामान खरीदेंगे। फर्ज किया हमने 1 लाख रुपए का सामान अपनी दुकान के लिए खरीदा, तो उस 1 लाख रुपए को हम परचेजेस के तौर पे एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। अब उस वो 1 लाख रुपए के सामान को हमने 1,20,000 का बेच दिया, तो उस 1,20,000 को हम एज अ सेल्स एज अ रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। वो हम बाद में देखेंगे। इस वक्त की बात जहन में रखिएगा, जब भी हम मर्चेंडाइज खरीदेंगे तो हमारे पास एक रूल है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर। वो ये कहते हैं कि जो भी इन्वेंट्री, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री से रिलेटेड चीज होती है उसको हम एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है जी, क्या रिकॉर्ड करते हैं? उसको एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, एज एन एक्सपेंस। मर्चेंडाइज का खरीदना हमारा एक्सपेंस है। और खर्चे का उसूल ये होता है कि जितना आप खर्चा करेंगे, खर्चा करना शुरू करेंगे, एक्सपेंसेस करना शुरू करेंगे, तो एक्सपेंसेस का लेवल अल्टीमेटली इंक्रीज हो रहा होता है। तो जितनी आप मर्चेंडाइज परचेज करेंगे उतने आपके बिजनेस का एक्सपेंसेस का लेवल भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। सेकेंडली, ये मर्चेंडाइज हमने कैश पे खरीदी है, अपने सप्लायर को हमने कैश पे कर दिया है। तो कैश हमारा एसेट है, और एसेट हमारे पास से जा रहा है, यानी डिक्रीज हो रहा है। तो जितना एसेट डिक्रीज होगा उतना डिक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। ये ट्रांजैक्शन समझ में आ गई?
जी, मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर दूं कि मर्चेंडाइज जब भी परचेज की जाएंगी, मर्चेंडाइज को एक दूसरा वर्ड हम गुड्स भी कहते हैं, ठीक है। बिजनेस गुड्स या मर्चेंडाइज गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स या परचेज ऑफ मर्चेंडाइज जब भी की जाएंगी तो उसका टाइटल ऑफ अकाउंट परचेजेस रखा जाएगा, उसको एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा, और जितना मर्चेंडाइज खरीदेंगे उतना हमारा एक्सपेंस इंक्रीज करेगा। तो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या कहते हैं कि जितना एक्सपेंस इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट, और जितना आपका एसेट यानी कैश आपके पास से जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जितना एसेट डिक्रीज होगा उसको हम उतना ही क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो जनरल जनरल में एंट्री बन रही है, हमने एनालिसिस में डिसाइड कर लिया कि डेबिट किसको होना है, परचेजेस को। तो हम जनरल जनरल में गए और हमने डेबिट की जगह पर यानी लाइन से मिला के डेबिट की जगह पर हमने परचेजेस को लिख दिया, और क्रेडिट वाली जगह पर यानी लाइन से गैप देके इंडेंट करके हमने कैश लिख दिया। परचेजेस के आगे गए हमने डेबिट साइड पे 25,000 लिखा, और कैश के आगे गए हमने क्रेडिट पे 25,000 रुपीज लिख दिया। यहाँ पर हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। अब नरेशन में हम क्या लिखेंगे, सिंपल वर्ड्स में एक सेंटेंस लिखेंगे जिससे बात वाज़ेह हो जाए कि ये ट्रांजेक्शन किस चीज़ की हुई है। तो हम यहाँ एक सिंपल वर्डिंग में लिखेंगे टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ मर्चेंडाइज या परचेज ऑफ गुड्स ऑन कैश या फॉर कैश। ये बन गई हमारी इस ट्रांजेक्शन की जर्नल जर्नल एंट्री, जिसमें हमने ये सीखा कि मर्चेंडाइज को परचेजेस के तौर पर रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, और परचेजेस की नेचर एक्सपेंस की होती है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पे? अच्छा जी, आगे चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 17 में देखते हैं, परचेज मर्चेंडाइज या गुड्स ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट का मतलब हमें पता है उधार होता है। अब हमने मर्चेंडाइज दोबारा खरीदी है, लेकिन अब की दफ़ा हमने कैश पे नहीं खरीदी, अब मर्चेंडाइज हमने उधार पे परचेज की हैं, यानी पैसे हम बाद में देंगे। तो इस ट्रांजैक्शन में अगर हम एनालाइज करें, मर्चेंडाइज खरीदने को हम क्या कहते हैं, ये भी हमने कुछ देर पहले सीखा। मर्चेंडाइज खरीदने को हम परचेजेस कहते हैं। परचेजेस को हमने क्या कर दिया, एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट कर लिया, खर्चा हमारा हो गया। और जितना हम मर्चेंडाइज खरीदेंगे, चाहे वो कैश पे खरीदें चाहे उधार पे खरीदें, मर्चेंडाइज जितनी ज़्यादा आप परचेज करेंगे उतना ज़्यादा आपका एक्सपेंस का अमाउंट बढ़ेगा। इसका कैश से या क्रेडिट से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक परचेजिंग से है। जितनी ज़्यादा परचेजिंग करेंगे उतना ज़्यादा आपका एक्सपेंस इंक्रीज होगा। अब रूल ये कहता है डेबिट एंड क्रेडिट का, जब एक्सपेंस बढ़ेगा तो उसको हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। सेकेंडली, ये मर्चेंडाइज हमने कैश पे नहीं खरीदी, ये मर्चेंडाइज हमने उधार पे खरीदी। अब उधार का मतलब ये हुआ, ये मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर भी समझाया था, उधार एक बर्डन है, लायबिलिटी एक बर्डन है। जितना आप उधार पे कोई चीज खरीदेंगे उतना बर्डन ऑफ लायबिलिटी आपके ऊपर इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे हम उधार पे मर्चेंडाइज खरीद रहे हैं तो हमारे लायबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कह रहे हैं कि इंक्रीज इन लायबिलिटी इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। तो यहाँ हमने डिसाइड कर लिया कि परचेजेस जो हमारा एक्सपेंस है वो इंक्रीज हो रहा है, उसको हमने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है, और अकाउंट्स पेबल जो हमारी लायबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है, उसको हमने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना है। तो हम जनरल जनरल में गए और हमने डेबिट साइड पे डेबिट की जगह पर परचेजेस को लिखा, लाइन से मिला के लिखा, और हमने क्रेडिट की जगह पे क्रेडिट की पोजीशन पे अकाउंट्स पेबल को लिख दिया। अब परचेजेस के आगे डेबिट में लिखा 40,000, अकाउंट्स पेबल के आगे क्रेडिट पे लिखा 40,000। एंट्री हमारी बन गई नीचे नरेशन में। अब हमने क्या किया है, मर्चेंडाइज उधार पे खरीदी है, तो हम
डायरेक्शन में क्या लिखेंगे? टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। जी बेटा, यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा बेटा, आगे चलते हैं। अब हमने मर्चेंडाइज कैश पे परचेज कर ली, अब हमने मर्चेंडाइज क्रेडिट पे परचेज कर ली, अब हम मर्चेंडाइज को सेल करेंगे, बेचेंगे। कैसे बेचेंगे? इलस्ट्रेशन नंबर 18 में देखिए, सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश 24,000। सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश 24,000। उधार, सॉरी, कैश पे हमने मर्चेंडाइज बेची। तो ये बात मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताई कि जब मर्चेंडाइज खरीदी जाएंगी तो उसका टाइटल ऑफ अकाउंट होगा परचेजेस, और जब मर्चेंडाइज बेची जाएंगी तो उसका टाइटल ऑफ अकाउंट होगा अब सेल्स। मर्चेंडाइज बेचने को हम क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं। और सेल्स हमारा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, कमाई का जरिया है। ठीक है, रेवेन्यू हमारा सोर्स ऑफ अर्निंग है, सोर्स ऑफ इनकम है। अब इसका एनालिसिस करते हैं। मर्चेंडाइज हमने कैसे बेची? कैश पे बेची। और मर्चेंडाइज बेचने को हम क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं। अच्छा, हमने मर्चेंडाइज कैश पे बेची, कस्टमर ने हमें कैश दिया, कैश हमारा एसेट है, कैश हमारे पास आ गया, हमें मिल गया, कैश का लेवल इंक्रीज हो गया। अब रूल क्या कहता है कि इंक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट। ठीक है, हमने मर्चेंडाइज की परचेज को तो परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड किया था। अब मर्चेंडाइज की सेल को हम सेल्स के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। अब सेल का जो टाइटल ऑफ अकाउंट है, ये एक नई चीज है आपके लिए। ठीक है, सेल्स का जो टाइटल ऑफ अकाउंट है, इसको जरा सीखते हैं। सेल्स हमारे लिए रेवेन्यू है। अच्छा, सेल्स को आपने इस तरह नहीं देखना, मर्चेंडाइज के एस्पेक्ट से आपने नहीं देखना, जिस तरह हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में देखा था कि जब हम मर्चेंडाइज सेल करते थे तो हम मर्चेंडाइज के कॉलम में से उसको माइनस कर देते थे। यहाँ पे उस तरह ट्रेड नहीं करना, बल्कि यहाँ पे सेल्स को आपने एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू लेना है। यानी जितनी ज्यादा मर्चेंडाइज बेचेंगे उतना ज्यादा आपका रेवेन्यू इंक्रीज होगा। जब मर्चेंडाइज को बेचने जाएंगे, मर्चेंडाइज को जब बेचने जाएंगे तो आपने मर्चेंडाइज का एस्पेक्ट नहीं देखना, बल्कि रेवेन्यू का एस्पेक्ट देखना है, इनकम का एस्पेक्ट देखना है। पैसे हमारे पास आ रहे हैं तो हमारी कमाई का जरिया शुरू हो गया है। यानी रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि जितना ज्यादा आप वॉइस प्रॉब्लम हो गई है कुछ? आपको मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? ओके, तो आपको मैं रेवेन्यू सेल्स के बारे में बता रहा था कि जब आप मर्चेंडाइज बेचोगे तो मर्चेंडाइज को आपने रेवेन्यू के तौर पे देखना है। ये समझना है, ये देखना है, ये सोचना है कि हमने जब मर्चेंडाइज बेचना शुरू की तो हमारी कमाई का जरिया, सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट हो गया, कमाई का जरिया पैदा हो गया, कमाना शुरू कर दिया हमने। तो जितना मर्चेंडाइज बेचेंगे, मर्चेंडाइज तो जाएगी, उसको छोड़ दें आप, उसके बदले हमारी कमाई शुरू हो गई, सेल शुरू हो गई। तो सेल टेक्निकली हमारा रेवेन्यू।
ठीक है, जब हम इसका एनालिसिस करेंगे, यहाँ पे हम मर्चेंडाइज बेच रहे हैं, कस्टमर हमें कैश दे रहा है, एसेट हमारा इंक्रीज हो रहा है, हमने उसको डेबिट कर देना है। सेल्स टेक्निकली हमारा रेवेन्यू है, जितना हम मर्चेंडाइज को बेचेंगे उतना हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, और जब रेवेन्यू बढ़ेगा, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। जितना हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा उतना हम उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। बात समझ में आ गई? तो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या कहता है, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। तो हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि डेबिट में क्या जाएगा, डेबिट होना है कैश को, और क्रेडिट पे क्या जाएगा, क्रेडिट होना है सेल्स को। अब हम गए जनरल जनरल में, हमने डेबिट की जगह पर कैश को लिख दिया, हमने क्रेडिट की जगह सेल्स को लिख दिया। डेबिट के आगे कॉलम में लिख दिया 24,000 रुपए, सेल के आगे क्रेडिट के कॉलम में लिख दिया 24,000 रुपए। नरेशन में लिखा टू रिकॉर्ड सेल ऑफ मर्चेंडाइज फॉर कैश। जी बेटा, यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं है? देखें, बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, सेल और परचेज पे इनिशिएटिव। तो कॉन्सेप्ट अभी से अपना स्ट्रॉन्ग कर लें कि परचेजेस की नेचर एक्सपेंस है, सेल्स की नेचर रेवेन्यू है। जिस तरह हमने परचेजेस में देखा कि हम चाहे मर्चेंडाइज कैश पे परचेज करें, चाहे हम उसको क्रेडिट पे परचेज करें, दोनों सूरतों में हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा होता है। इसी तरीके से चाहे मर्चेंडाइज हम कैश पे सेल करें या क्रेडिट पे सेल करें, दोनों सूरतों में हमारा रेवेन्यू इंक्रीज होगा। अब अगली जो ट्रांजैक्शन हमारे पास आ रही है उसमें हम देखेंगे सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। मर्चेंडाइज हमने उधार पे बेची। उधार पे बेचने का मतलब ये हुआ कि हमने कस्टमर को मर्चेंडाइज सेल तो कर दी, लेकिन वो पैसे हमें बाद में देगा। आप सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट को फोकस करें तो उधार पे जब आप कोई चीज बेचते हो, आपने कस्टमर से पैसे लेने हैं, उसको हम अकाउंट्स रिसीवेबल कहते हैं। और मर्चेंडाइज सेल करते हैं तो उसका टाइटल ऑफ अकाउंट सेल्स का होता है। अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट है, जितना हम उधार पे सामान बेचेंगे, कस्टमर से लेने वाले पैसे यानी अकाउंट्स रिसीवेबल हमारे इंक्रीज होंगे। अब रूल क्या कहता है डेबिट एंड क्रेडिट का, कि इंक्रीज इन एसेट, चाहे वो कैश की शक्ल में हो चाहे अकाउंट रिसीवेबल की शक्ल में हो, जब भी कोई एसेट इंक्रीज करेगा, इंक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट। इसी तरह जब आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, चाहे मर्चेंडाइज कैश पे बेचो या उधार पे बेचो, जितना आप मर्चेंडाइज सेल करेंगे, आपका सोर्स ऑफ रेवेन्यू, कमाई का जरिया बढ़ेगा। अगेन मैं कह रहा हूँ, मर्चेंडाइज को नहीं देखना। हम ये नहीं सोचेंगे कि पैसे हमें मिल रहे हैं, मर्चेंडाइज हमारे पास से जा रही है, वो डिक्रीज हो रही है। मर्चेंडाइज के डिक्रीज वाले कंसेप्ट को अप्लाई नहीं करना। यहाँ पे कंसेप्ट क्या है आपका, कि जितना आप मर्चेंडाइज बेचेंगे उतना आपका, मैंने बताया, रेवेन्यू जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। मर्चेंडाइज बेचेंगे तो क्या होगा, आपका रेवेन्यू इंक्रीज होगा। तो रेवेन्यू जब इंक्रीज होगा तो रूल क्या कहता है, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। अब इसको जब जर्नल जर्नल में हम पोस्ट करेंगे, इसको एंट्री बनाने को, अब कुछ टेक्निकल लैंग्वेज भी इस्तेमाल करना सीख लें। जर्नल जर्नल में एंट्री बनाने को हम कहते हैं पोस्ट करना, POST, पोस्ट। पोस्ट मीन्स टू राइट एन एंट्री। जब हम इस ट्रांजेक्शन को जर्नल जर्नल में पोस्ट करेंगे, लिखेंगे, हमने डिसाइड कर लिया है कि डेबिट साइड पे अकाउंट रिसीवेबल को आना है, तो हम डेबिट साइड की पोजीशन पर गए, हमने डेबिट साइड की पोजीशन पे उसकी जगह पे अकाउंट रिसीवेबल को लिख दिया, और इसके आगे डेबिट के कॉलम में 36,000 रुपीज लिख दिया। और हमने डिसाइड कर लिया था एनालिसिस में कि क्रेडिट हमें किसको करना है, सेल्स को करना है। हम सेल्स क्रेडिट की पोजीशन पर गए, यानी लाइन से थोड़ा सा गैप देके इंडेंट होके गए, और हमने क्रेडिट की जगह पे क्या लिख दिया, सेल्स लिख दिया, और क्रेडिट आगे जाके उसके सामने क्रेडिट के कॉलम में 36,000 रुपीज लिख दिया। नरेशन में क्या लिखेंगे, टू रिकॉर्ड सेल ऑफ मर्चेंडाइज फॉर कैश, टू रिकॉर्ड सेल ऑफ मर्चेंडाइज फॉर कैश। ठीक है जी, टू रिकॉर्ड सेल ऑफ मर्चेंडाइज फॉर कैश। ये हमारी नरेशन हो गई।
अच्छा, इसके बाद इसमें जिक्र आ रहा है कॉन्ट्रा अकाउंट्स का, वो इंशाल्लाह मैं आपको इंतहाई डिटेल के साथ समझाऊंगा अगले लेक्चर में, बिकॉज अभी अगर मैंने आपको कॉन्ट्रा अकाउंट्स बताने शुरू कर दिए तो कंफ्यूजन क्रिएट होने का खतरा है। कॉन्ट्रा अकाउंट्स की नेचर को समझने से पहले आपका परचेज और सेल्स का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मर्चेंडाइज खरीदते वक्त परचेजेस के तौर पे उसको रिकॉर्ड किया जाता है, ये हमें पता है। मर्चेंडाइज तो जब परचेजिंग होती है उसकी नेचर क्या होती है, एक्सपेंस होती है, ये हमें पता होना चाहिए। फिर इसी तरीके से चाहे हम कैश पे परचेजेस करें, चाहे हम ऑन क्रेडिट परचेजिंग करें, दोनों सूरतों में हमारा परचेज इंक्रीज हो रहा होता है।